अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मेडिक टॉक स्टूडियो। ये हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को हम शुरू कर रहे हैं सेकंड ईयर की तैयारी। ये आपको पढ़ा नहीं रही हूँ मैं बुक्स, मैं आपको अगर आपने बुक्स को 2-3 बार खुद पढ़ लेना है और मैं सिर्फ 30 डेज़ के चैलेंज के साथ आपको कंप्लीट करवाऊँगी फुल सिलेबस और आसान तरीके से। अगर मैं पढ़ाने लगूँगी तो हमारे पास टाइम कम है और आगे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो इसलिए मेरा फोकस ये है कि मैं जितना हो सके पढ़ा दूँ और चीज़ों को जो है मैं इजी और सिंपलीफाई करके आप लोगों की तैयारी करवा दूँ। ये 30 डेज़ का चैलेंज है। जैसे ही सेकंड ईयर के पेपर हो जाएंगे उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो मैं इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर तक सारी जो है स्टडी वगैरह वो करवाऊँगी और बाकायदा हर टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर मैं अपने ही चैनल पे अपलोड करूँगी। अभी हमारे पास टाइम कम है, हम फर्स्ट ईयर को लेकर चलेंगे, उसके हम पेपर 1 पेपर 2 का 30 डेज़ मतलब 30 टोटल हमारे पास 30 डेज़ हैं। सेकेंड ईयर के लिए भी और फर्स्ट ईयर के लिए भी हमारे पास 30 डेज़ हैं, तो हम उसको लेकर चलते हैं। हम इन 30 डेज़ में पूरा सिलेबस अपना कवर करेंगे ईजी तरीके से। जो चीज़ें पढ़ाने वाली हैं वो मैं एक डिटेल्स जो अपने लेक्चर हैं वो इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ये हमारा 30 डेज़ का चैलेंज है। इसमें हम अपना सारा सिलेबस जो है ख़त्म करेंगे आसान तरीके से, और जो हमें टाइम मिलेगा इसके बाद मतलब अभी एडमिशन जाएंगे सेकंड ईयर के, जिन्होंने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम पास किया उनके सेकंड ईयर के एडमिशन जाएंगे अभी, और वो जो है मेरे साथ ये तैयारी करेंगे। और अगर कोई चीज़ हमारे पास अगर टाइम बचा तो फिर मैं इसको डिटेल स्टडी इसकी करवानी शुरू कर दूँगी। अभी आप लोगों ने अपनी बुक को एक दफ़ा पढ़ लेना है और उसके बाद मेरी वीडियोस के साथ तैयारी करनी है। अपना रजिस्टर, मेरे पास ये रजिस्टर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना है। ये 2016 का है मेरे ख्याल में, रफ मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये पड़ा हुआ था, मैंने फ़िलहाल इसी को अपने नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जब ये ख़त्म हो जाएगा मैं चेंज कर लूँगी। लेकिन आप लोगों ने भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह का रफ़ रजिस्टर अपने पास रखें, पेन रखें। जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, उसको आपने एक बार लिखना है और डन लिखना है। जितनी स्लाइड्स, जितने पेपर हम, जितने क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को एक बार लिखना है अपने हाथों से। देखें, जो असूल होता है ना वो ये होता है कि या तो आप रट्टा मार लो, रट्टा मारने से सिर्फ एनाटॉमी याद होती है, बाकी कुछ याद नहीं होता। दूसरा असूल ये होता है कि आप अपने हाथों से लिखो। जब आप अपने हाथों से लिखना शुरू करते हो ना तैयारी करने के लिए, वो चीज़ें आपके दिमाग में जो है अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं और आपको वो कभी भी नहीं भूलती। इवन आप अपने एग्ज़ाम में उसके साथ सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। मेरे पास मेरी बुक्स है फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर की, और ये बुक्स इस तरह की हैं कि इन पे आप देखोगे कि इतना कुछ लिखा हुआ है। ये मैंने सब कुछ पढ़ते हुए लिखा था और मैं ऐसे ही लिखती हूँ। मेरी बुक्स बहुत गंदी होती हैं। कुछ लोग तो मुझे बहुत कहते हैं कि बुक्स को साफ़ रखा करो। भाई बुक्स आप पढ़ने के लिए हैं, जब तक मैं उसको इस तरह से नहीं पढ़ूंगी मुझे समझ नहीं आती। चलें अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, पोसोलॉजी। ये दो हम चैप्टर आज करेंगे। इन दो चैप्टर में से कोई चीज़ें अगर रह जाएंगी तो वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हम कल करेंगे। इसका थोड़ा सा डिटेल मुझे देनी पड़ेगी कल के लेक्चर में, इस तरह से कि इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जब तक ये समझेंगे नहीं ये आएगा नहीं। तो ये वाला से जब तक हम नहीं समझेंगे हमें नहीं आएगा, तो इसको समझेंगे तो आगे हमें ड्रग्स अपनी आएंगी। ये वाली इसमें सारी ड्रग्स हैं। ड्रग्स को भी हम इजी वे में तैयार करेंगे। हमने कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं करनी, हमने कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करने, हमने कोई इतने मुश्किल अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। हमने अपना आंसर देना है और ठीक देना है, तभी आप पास हो गए। अगर आप ये कहोगे ना कि इसमें मुश्किल लैंग्वेज यूज़ करें तो वो आपका ना तो आपको लैंग्वेज वर्ड्स भूल जाएंगे, ना फिक्रा मुकम्मल होगा, ना आपका एग्जामिनर तक पूरा जवाब पहुँचेगा। इसलिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, आसान करें। ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, हम इसी से पढ़ेंगे। और आप लोगों ने, ये आपको पेज पूरा नज़र आ रहा होगा, मैं एक बार कैमरा देख लेती हूँ। पूरा पेज आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, जो मर्ज़ी करें। इसको जब तक आप अपने हाथों से लिख के अपने नोट्स नहीं बनाएंगे ना,
देखें कॉलेज की जो सप्लीमेंट्री की फ़ीस है ना वो 12 से 18,000 हर कॉलेज ले रहा है। इवन जो एनुअल एग्जामिनेशन फ़ी है वो भी इतने ले रहे हैं, हालांकि वेबसाइट पे 6,000 लिखी हुई है। अच्छा, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी से। यहाँ हमारे पहली हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, ये हमारी उन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने इनको ऐसे तो नहीं लिख सकते। हमारे पास जो सवाल आएंगे वो मेरे पास यहाँ है, ये है नोट्स और ये है चाबी पास होने की। कैमरे में नज़र आ रहा है ठीक तरीके से? आई थिंक आ रहा है। ठीक है, फार्माकोलॉजी का स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये लिखना है। डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, ये सवाल आ सकता है। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडीज ऑफ ड्रग्स, देयर एक्शंस एंड इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी। फार्माकोलॉजी बेसिकली है क्या? ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें ड्रग्स को हम स्टडी करते हैं, इसके बॉडी के ऊपर एक्शंस हम स्टडी करते हैं और बॉडी के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इट टेल्स अस हाउ ड्रग वर्क एंड हाउ द बॉडी हैंडल्स ड्रग। फार्माकोलॉजी में हमें पता चलता है कि ड्रग हमारे जिस्म में कैसे काम करती है और बॉडी, हमारा जो बॉडी है वो इसको कैसे हैंडल करता है। ये होगी सिंपल डेफिनेशन। अगर किसी को इसमें स्पेलिंग की गलती लगे या किसी को कोई ग्रामर की गलती लगे तो आप ठीक कर लीजिएगा। मैं कोई क्या उसको कहते हैं, मैं कोई PhD होल्डर नहीं हूँ, आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं अपने सिर्फ नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ गलत हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अपना भी ठीक कर लूँगी। आगे हमारे पास सवाल था कि इसकी ब्रांचेस लिखें। मेन ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनामिक्स इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो सबसे मज़े की चीज़ होने वाली है ना वो ये है कि मैंने अपने नोट्स में चीज़ों के हेडिंग्स मिलती जुलती रखी होती हैं। क्यों? उसको याद करने के लिए। अगर एक चीज़ की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे ब्रांचेस की बात हो रही है, तो मेरी सारी ब्रांचेस की हेडिंग्स, ये जो हेडिंग्स बनी हुई है ये सेम होंगी तो मुझे लिखने में बड़ी आसानी होगी। आप लोगों ने भी सेम रखनी है। जब ब्रांचेस की बात हो रही, सारी ब्रांचेस की हेडिंग्स सेम। हमारी यहाँ ब्रांचेस की बात हो रही है तो सारी ब्रांचेस, 3 मेन ब्रांचेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उन तीनों ब्रांचेस की सेम हेडिंग्स होंगी। सबसे पहली हेडिंग डेफिनेशन, इसको तो याद कर लें, कोई भी सवाल होगा आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है डेफिनेशन की, एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स एक्सप्लेन व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, जो फार्माकोलॉजी की ये ब्रांच है इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि ड्रग जो है वो हमारे बॉडी में क्या करती है। ठीक है, आगे अगली जो डेफिनेशन है, फंक्शन या रूल, हाउ इट वर्क्स मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये मुझे कुछ इतना फिजिबल हेडिंग नहीं लगी, इसलिए मैंने इसकी जगह पे फंक्शन और रूल लिख लिया। फंक्शन आप लिख लें, ये सबसे बेस्ट है, फंक्शन। दूसरी हेडिंग होगी फंक्शन। इट टेल्स अस हाउ द ड्रग एक्ट्स ऑन ऑर्गन्स, सेल्स और रिसेप्टर्स, कि जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करती है ऑर्गन्स पे, सेल्स पे, रिसेप्टर्स पे, टू प्रोड्यूस, ये क्या लिख दिया था मैंने, टू प्रोड्यूस ऑन इफेक्ट। अपना लिखा हुआ है बंदे को कभी कभी समझ नहीं आता। तीसरी हेडिंग होगी हर ब्रांच की एग्जाम्पल। पहली हेडिंग डेफिनेशन, दूसरी फंक्शन, तीसरी एग्जाम्पल। ये मैंने बहुत सिंपल करके लिखा हुआ है, मतलब कि मैंने ये इतना सिंपल करके लिखा हुआ है कि मुझे सिर्फ लिखते लिखते याद हो गया। एग्जाम्पल में आ जाएगा पेन किलर, आ जाएगी पेन किलर स्टॉप्स पेन बाय वर्किंग ऑन द ब्रेन। पेन किलर जो होती है वो पेन को इसी तरह रोकती है, वो ब्रेन के जो ब्रेन से जो पेन रिसेप्टर एक्टिव होते हैं उन पे ये एक्ट करके उनको स्टॉप कर देती है। दिस एक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय फार्माकोडायनेमिक्स। ये जो एक्शन है ये एक्सप्लेन बाय है फार्माकोडायनेमिक्स। ये हो गई इसकी एक ब्रांच। अगर ये सवाल आता है कि
डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। आपने सबसे पहले फार्माकोलॉजी को डिफाइन कर दिया, फिर आगे इसकी ब्रांचेस आ गई। सबसे पहली ब्रांच आपने उठाई फार्माकोडायनामिक्स, इसमें आपने सबसे पहली हेडिंग डेफिनेशन, दूसरी हेडिंग इफ फंक्शंस, तीसरी हेडिंग एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब चलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपकी सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, जैसे कि पीछे मैंने कहा था ब्रांचेस की तीन हेडिंग्स है, तीनों सेम होंगी। इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सप्लेन व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। 4 मेन इसके स्टेप हैं, आदमी इसको कहते हैं ADME है, और आगे हम इसका करेंगे फंक्शन, इसमें भी हम फंक्शन करेंगे। ठीक है, हम इन 4 स्टेप्स को जो है फंक्शंस में एक्सप्लेन कर देंगे। पहला स्टेप है A फॉर अब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टेप है D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन। तीसरा हमारा जो हमारी हेडिंग थी वो थी एग्जाम्पल। A tablet is taken, it goes to the blood। जब हम कोई भी मेडिसिन या ड्रग लेते हैं वो सबसे पहले हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड में कैसे जाती है वो भी आगे इसमें हम पढ़ेंगे। वर्क एंड ब्रोक इन लीवर, रिमूव्ड इन यूरिन, काम करती है लीवर में, वो मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के थ्रू हमारी एक्सक्रीशन हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ये हो गई हमारी तीसरी वो सेकंड ब्रांच। आगे हमारी आ गई पोसोलॉजी, होगी हमारी तीसरी ब्रांच। इसमें डेफिनेशन, फंक्शन, इसका भी सेकंड हेडिंग होगी फंक्शन, तीसरी एग्जाम्पल। जब आपकी हेडिंग सेम हो जाएंगी ना तो आपको तैयार करना इतना आसान हो जाएगा कि आप कहेंगे कि वाह। और मेन उसूल मैंने आपको बताया कि मैं बुक का ही सिलेबस में तैयार करती हूँ, लेकिन मैं लिख लेती हूँ ऐसे, ये मेरे हाथों से लिखा हुआ है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे आपको कभी भी वो चीज़ अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगी। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। पोसोलॉजी डील विद द करेक्ट डोज ऑफ ड्रग, जो पोसोलॉजी है वो ड्रग की डोज में डील करती है। वाई इट्स इम्पोर्टेंट, ये छोड़ देंगे, हम फंक्शन वाली हेडिंग अपनी पढ़ेंगे, फंक्शन यहाँ लिखेंगे। राइट डोज गिव्स बेनिफिट्स, रॉन्ग डोज कॉज हार्म। मतलब कि राइट डोज अगर किसी चीज़ की ले लेंगे हम तो वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगी, अगर हम ओवर डोज कर लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी। ठीक हो गया, ये फंक्शन है इसका, किसका, पोसोलॉजी का, ड्रग का। तीसरी हो गई हमारी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे डॉक्टर गिव 500 mg ऑफ पैरास्टामोल, दिस इज बेस्ड ऑन पोसोलॉजी। इसकी एग्जाम्पल ये है कि डॉक्टर ने 500 mg जो है वो पैरास्टामोल लिखी है, तो उसने डोज क्या लिखी है, 500 mg। ओके, अगला हमारा सवाल था, ये हमारा ये वाला पेज तैयार हो गया। अगला हमारा ये वाला पेज है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम पढ़ लेते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एक क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया, ये 2 पेजेस का। अगर आप सेम ऐसे लिख देंगे, सेम यही वर्ड, डोंट डू दिस, अगर सेम यही वर्ड्स होंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपके मिलेंगे। एक पेज ये, एक पेज ये, हेडिंग्स दी हुई हैं, तो जो आपका एग्जामिनर है, जो आपके चेक कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है, वो तो वैसे ही खुश हो जाएगा कि इतना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, चाहे अंदर 2-2 लाइन्स ही लिखी हुई हैं, लेकिन आपने कैसे उसको समराइज़ किया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ आ जाता है, राइट डिटेल नोट ऑन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे पास है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हमने क्वेश्चन के अंदर हमने इसको कैसे कर लिया कवर, राइट डिटेल नोट ऑन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल कॉपी पेस्ट कर देंगे वो पेपर बनाने वाले, इसको वो मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो आप लोगों ने तैयार कर लेना है। जब जैसे भी वो चेंज करें, व्हाट आई एम सेइंग, हुरैन डोंट डू दिस प्लीज़, स्टॉप डूइंग दिस। अच्छा, इसको आपने मॉडिफाई खुद कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे थे। ड्रग कैन एंटर द बॉडी इन डिफरेंट वेज। यहाँ इस सवाल में हमने पढ़ना है कि ड्रग बॉडी के अंदर कैसे एंटर होती है। ये सारे ये जो सारे तरीके हैं ये ड्रग को बॉडी के अंदर एंटर होने के हैं कि ड्रग कैसे एंटर होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमने याद करनी है, हमने पढ़नी है। इसकी भी इस सवाल में भी जितनी चीज़ें होंगी उनकी सेम हेडिंग्स होंगी। ड्रग कैन एंटर द बॉडी इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्म एंड हाउ फास्ट दे आर नीडेड। इसकी हमने शुरू में जो हेडिंग लिखनी है वो ये लिखनी है कि ड्रग एंटर हो सकती है बॉडी में डिफरेंट तरीक़ों से, डिपेंड करता है कि उस क्या फॉर्म है उसकी, वो टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, क्या फॉर्म है, एंड हाउ फास्ट दे आर नीडेड, और कितना हमें फास्ट एक्शन चाहिए। द मेन रूट्स आर एंट्रल रूट। आगे हम दिस इज़ व्हेन, हाँ एंट्रल रूट को हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हाँ यहाँ पे हमने तीनों रूट के नेम लिखने हैं। मैंने मुझसे स्किप हो गया लेकिन यहाँ लिखने हैं। ओ नो, लाइट चली गई। यहाँ आप लोगों ने ड्रग के जो रूट्स हैं उनके नेम लिख लेने हैं। सबसे पहले एंट्रल, पेरेंट्रल, और तीसरा भी आपको बताती हूँ। एंट्रल रूट में आ जाता है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस इज़ व्हेन द ड्रग इज़ गिवन थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, GI थ्रू, मतलब कि मुंह से ड्रग हम खाते हैं, पीते हैं और वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाती है, हमारे इसोफेगस से लेकर स्टमक में चली जाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे नेक्स्ट इसकी हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ एंट्रल रूट। ये इसकी पहली हेडिंग है। अगली जो हमने रूट्स पढ़नी है उनमें भी सेम हमने ऐसी ही हेडिंग रखनी है, अगर नज़र आ रहा हो तो। ठीक है, इसकी सबसे पहली जो टाइप है ओरल बाय माउथ, मोस्ट कॉमन है। सबलिंगुअल, अंडर द टंग, सबलिंगुअल रूट है, बक्कल रूट है बिटवीन गम एंड चीक, और रेक्टल रूट है थ्रू द रेक्टम। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एंट्रल रूट, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़ी। अब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं उसकी तीसरी हेडिंग। पहली थी डेफिनेशन, दूसरी थी टाइप्स, तीसरी है फंक्शन। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे। जो हमने पीछे ये पढ़ा है फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस भी पढ़ी हैं, उसमें भी हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने फंक्शन पढ़ा, फिर एग्जाम्पल पढ़ी। सेम इसकी भी हेडिंग्स मैंने खुद सेम रखी हैं, इसलिए कि याद करना आसान हो और लिखना आसान हो। फंक्शन, ऑरल इज़ यूज्ड फॉर स्लो एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो ऑरल हमारा रूट होता है ना, ये हमारे मुंह से जाता है, मुंह से इसोफेगस में, वहाँ से स्टमक में, फिर वहाँ से स्टमक में टूट के फिर लिवर में, लिवर से मेटाबोलाइज हो के फिर जो है यूरिन के थ्रू, और फिर वो जाके अपने लगता है साइट ऑफ एक्शन पे, और फिर यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ये लॉन्ग टर्म जिनके एक्शन हमें इफ़ेक्ट चाहिए होता है, मतलब 1-2 दिन उसका आराम रहे, जैसे पेन किलर्स होती हैं, डाइक्लोरैन हो गई, तो उसका हमें ये होता है कि 24 आवर उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये ओरल रूट, इसलिए ओरल टैबलेट दी जाती है। सबलिंगुअल होता है ज़ुबान के नीचे रखना, एंड बकल आर यूज्ड फॉर फास्ट अब्जॉर्प्शन। सबलिंगुअल जो होती है ज़ुबान के नीचे, ज़ुबान जो हमारी स्लाइवा है इसमें बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, जो ड्रग होती है बहुत जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाती है, और वहाँ से अब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाती है, ब्लड में, डायरेक्ट ब्लड में वहाँ से जाती है। और बक्कल जो है वो भी जो है बिटवीन द गम एंड चीक, ये भी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है जल्दी, ये फास्ट अब्जॉर्प्शन के लिए है। रेक्टल जो रूट है इज़ यूजफुल इफ़ पेशेंट इज़ इन वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस कंडीशन, इज़ इन वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस कंडीशन। ठीक है,
ये रेक्टल रूट जो होता है हमारा रेक्टम, थ्रू द रेक्टम इसलिए यूज़ किया जाता है अगर पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है, वो मेडिसिन नहीं ले पा रहा, इंजेक्टेबल्स भी उसको नहीं दिए जा सकते, तो वो रेक्टल उसको दी जाती है। ये बहुत कम मेडिसिन होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग थी फंक्शन के बाद एग्जाम्पल्स। वहाँ भी हमारी ये थी पिछले सवाल में डेफिनेशन, फंक्शन, एग्जाम्पल। यहाँ सिर्फ एक ऐड हुआ है, टाइप्स, डेफिनेशन, टाइप्स, फंक्शन, एग्जाम्पल। यहाँ इसकी 4 हेडिंग है। एग्जाम्पल इसकी होगी औरल में पैरास्टामोल टैबलेट, आपने एक ड्रग याद कर लेनी है और वो आपने जहाँ जहाँ वो आ सकती हुई वहाँ वहाँ उसकी एग्जाम्पल दे देनी है। पैरास्टामोल की हमने डोज मैनेज करने में भी यूज़ करना है, पैरास्टामोल को हमने जहाँ जहाँ यूज़ कर सके हम करेंगे। डोज मैनेज जब हम आगे लॉ पढ़ेंगे डोज मैनेज करने के, तो हम पैरास्टामोल को ही लेंगे, इसी से ही प्रैक्टिस करेंगे। MCQs आते हैं डोज मैनेज करने के। अच्छा, सबलिंगुअल में आ जाती है नाइट्रोग्लाइसरीन फॉर चेस्ट पेन। सबलिंगुअल में आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हैं एक सप्लीमेंट था B12 का, B12 का एक सप्लीमेंट है, उसको सर्च कर लें, उसका नाम बहुत आसान है, आप वो भी, या फिर यहाँ B12 इन टैबलेट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, वो भी सबलिंगुअल ली जाती है। इसके अलावा रेक्टल की स्पोस्ट्रीज होती हैं, फीवर में फॉर चिल्ड्रन और कॉन्स्टिपेशन में भी स्पोस्ट्रीज दी जाती हैं। आगे आ गए पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी जगह बेसिक कॉन्सेप्ट की जगह हम डेफिनेशन लिखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में आ जाती है पेरेंट्रल रूट, दिस रूट मीन गिविंग द ड्रग बाय इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द बॉडी। इतना सा लिख लिया। इंजेक्शन का याद रखना है कि अब ये हम इंजेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही, मुझे लग रहा था रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। इंजेक्टेबल्स की हम बात कर रहे हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, उसकी जगह पे हमने डेफिनेशन लिख दी, इसको हमने कट कर दिया। पेरेंट्रल मीन इंजेक्शन, इंजेक्टिंग द ड्रग यूजिंग द नीडल और सिरिंज। आगे हमारा सेम वही आ गया। दूसरी हेडिंग टाइप्स ऑफ, ये दूसरी हेडिंग है, यहाँ भी लिखा हुआ मैंने, टाइप्स ऑफ पेरेंट्रल रूट। इसमें हमारी आ जाती है इंट्रावेनस IV इनटू द वेन, इंट्रामस्कुलर IM इनटू द मसल, और सबकुटेनियस आ जाता है SC इसको कहते हैं, अंडर द स्किन, स्किन से अंदर वाली जो लेयर है उस पर। इसका तीसरा हमने यहाँ पढ़ा था फंक्शन, ये पढ़ा था तीसरा, यहाँ भी आ गया हमारा फंक्शन। ये हेडिंग्स हैं, इनको आपने इस तरह जहाँ जहाँ ये आ सकी ना ये हेडिंग्स जहाँ जहाँ जितना सेम हो सकती हुई मैंने उतना सेम करने की कोशिश करनी है। जितना चीज़ों को हम रिपीट कर सके हम करेंगे, जितनी चीज़ों को हम लिंक कर सके हम करेंगे, जितनी एग्जाम्पल हम सेम कर सके चीज़ों के अंदर उतनी करेंगे, तभी हमारी चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी और हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये 30 डेज़ का चैलेंज तैयारी करने के लिए स्टडी जो है एग्ज़ाम से फ्री होके फिर इंशाल्लाह इसकी मैं डिटेल जो इसकी वीडियोस हैं, इनको पढ़ने की, बुक्स को पढ़ने की, समझने की, मीनिंग को समझने की, वो अगले जो बैच आएंगे उनके लिए मैं बनाऊंगी। आगे आ गया फंक्शन। जो पेरेंट्रल रूट है वो यूज़ होता है, इट यूज़ फॉर फास्ट एक्शन इन एमरजेंसीज। एमरजेंसी जब किसी पेशेंट को होती है तो फास्ट एक्शन के लिए उसको फ़ौरन IV लगा देते हैं और या फिर इंजेक्शन कोई ना कोई लगता है। और व्हेन पेशेंट कैन नॉट टेक ऑरल ड्रग, जब वो ड्रग ऑरल ना ले पा रहा हो, उसको वॉमिटिंग हो रही हो, अनकॉन्शियस कंडीशन में हो। ऑल्सो यूज़ फॉर वैक्सीन एंड इंजेक्शंस। वैक्सीन हमारी जितनी भी हैं वो इंजेक्टेबल्स में आती हैं। आगे एग्जाम्पल सेम, जितने रूट पढ़ेंगे उनकी सारी हेडिंग सेम होगी। एग्जाम्पल्स आगे, चाहे अगर वो सारे रूट कह देते हैं ना कि सब रूट लिखें, आपने यही असूल रखना है, डेफिनेशन, टाइप ऑफ रूट, आगे फंक्शन, आगे एग्जाम्पल, बस ख़त्म। एग्जाम्पल्स में आएगा IV,
ग्लूकोज ड्रिप, एंटीबायोटिक्स आईवी में। आईवी में हमारी ग्लूकोज की ड्रिप लगती हैं और एंटीबायोटिक्स लगती हैं। अच्छा, आईएम में हमें जो डायरेक्ट हम आईएम इंजेक्शन देते हैं उस पर टेटनस का लगता है इंजेक्शन। और सबकुटेनियस में हम इंसुलिन जो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, इंसुलिन हमारी स्किन की लेयर के ऊपर ही लगती है। अच्छा, अब आ गई इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल कौन सी है? स्किन के अंदर। अच्छा, इंट्राडर्मल भी वही है, स्किन के अंदर। आगे हमारा थर्ड रूट आ गया इनहेलेशन रूट, सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाना। ठीक है, सबसे पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की जगह पे हम लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, ड्रग इज़ गिविंग इन द फॉर्म ऑफ गैस वेपर्स टू ब्रीथ इन थ्रू द नोज और माउथ। ये है कि ड्रग जो है वो सांस के ज़रिए हम पेशेंट को दे रहे हैं। फंक्शन एग्जाम्पल आगे मैं दूंगी, अभी मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं बता रही, फिर जो है ना मज़ा नहीं आना। आगे इसका फंक्शन है यूज फॉर लंग्स, जो डिजीज़ हैं, लंग्स की जितनी भी डिजीज़ हैं उनके लिए यूज़ होता है ताकि मेडिसिन सीधी लंग्स में जाए। सांस हम लेते हैं तो लंग्स में जाए मेडिसिन। ड्रग एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द लंग्स और ब्रोंकाई, मतलब कि जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में एक्ट करती है, वो हमारे मैदे में जाके इधर उधर नहीं जाती। लंग्स की जो औरल ड्रग्स भी होती हैं, टैबलेट फॉर्म में भी होती हैं, मोन्टिका और इसके अलावा जो एंटी एलर्जिक होती हैं, सांस के मसले के लिए यूज़ होती हैं, वो हमारी टैबलेट फॉर्म में ही आती हैं। लेकिन हमारे जो कुछ ड्रग्स हैं, जब हमारा स्वेयर मसला होता है, जब कोई स्वेयर डिजीज़ होती है, तब हमें करवाया जाता है नेबुलाइज़र। उसमें डाल के एटम क्लैनल डाल के और वेंटोलिन डाल के नेबुलाइज करवाते हैं, तो वो डायरेक्टली लंग्स में ही जाता है सांस के थ्रू। ये उसकी मिसाल है। एग्जाम्पल इसमें आ जाती है एज़मा के इन्हेलर जो यूज़ करते हैं, सल्बोटामोल यूज़ करते हैं एज़मा में, वो इन्हेल करते हैं मुंह से सांस के साथ। एनसीजिया की गैसेस होती हैं सर्जरी में, वो सांस के रास्ते जो दी जाती हैं। आगे रूट आ गया इंट्रानेजल रूट। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम काटेंगे, ये पता नहीं मैंने क्यों लिखा था, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। नज़र आ रहा है? ड्रग इज स्प्रेड और ड्रॉप्ड इनटू द नोज। इंट्रानेजल है, मतलब कि नाक में ही डालना है, नेजल ड्रॉप्स आते हैं। फंक्शन, अच्छा ये अगर कोई बंदा चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकता, सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकता, वो बंदा जो बिल्कुल जिसका हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रानेजल रूट, डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट काट देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पता नहीं है मैंने क्यों लिखा था। अच्छा, ये मेरी वीडियो मैं बना चुकी थी लेकिन ये स्किप हो गई, अब मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ हेडिंग, पहली हमारी हेडिंग सेम ही है सबकी। अच्छा, ड्रग इज स्प्रेड और ड्रॉप्ड इनटू द नोज़। ड्रग जो है वो नोज़ के अंदर स्प्रे की जाती है या ड्रॉप की जाती है, ड्रॉप्स होते हैं नोज़ के। फंक्शन इसका अगली हेडिंग इसकी फंक्शन यूज फॉर लोकल इफेक्ट एंड क्विक अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। जो हमारा नाक होता है इसके अंदर हमारी स्किन की लेयर नहीं होती, तो जो हम ड्रग नाक के अंदर डालते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। अगली हेडिंग है एग्जाम्पल। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में नेजल डिकुगजन, इसकी एग्जाम्पल हम जो पढ़ेंगे वो नेज़ल ड्रॉप पढ़ेंगे, सीधी सीधी एग्जाम्पल हम लिखेंगे, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखनी। ओके, और साथ पे सब वैक्सीन्स हम लिख देंगे, फ्लूमिस नेज़ल स्प्रे हम लिख देंगे, ये नाम है नेज़ल स्प्रे का। आगे हमारा आ गया फिफ्थ जो है वो टॉपिकल रूट है। टॉपिकल रूट हम जो स्किन के ऊपर लगाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की जगह हम डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी, यहाँ हम डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, ड्रग इज़ अप्लाइड डायरेक्टली ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कि जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्टली स्किन के ऊपर ये डायरेक्टली अप्लाई हो रही है स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। फंक्शन इसका अगला हम हेडिंग फंक्शन लिखेंगे। फॉर लोकल एक्शन ऑन द स्किन, आई एंड ईयर्स, मतलब कि हमारी अगर स्किन के ऊपर कोई मसला है तो हम स्किन के ऊपर लोकली इसको अप्लाई करेंगे। लोकल एक्शन इसी को कहते हैं जो स्किन के ऊपर बाहर जो हम अप्लाई करते हैं स्किन पे।
आइज़ और ईयर्स में जो ड्रॉप डालते हैं, या आइज़ की ऑइंटमेंट भी होती हैं जो आइज़ जब ख़राब हो जाती हैं, आइज़ में कोई इन्फेक्शन चल रहा हो तो। सम पैचेस गिवन सिस्टमिक इफेक्ट थ्रू स्किन ट्रांसडर्मल। सम पैचेस में भी आती हैं ड्रग्स कुछ। एग्जाम्पल, ऑइंटमेंट एंड क्रीम आती है, एंटीबायोटिक्स क्रीम आती हैं स्किन के लिए, फॉर वूंड के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल फ्यूजिडिक एसिड क्रीम एंटीबायोटिक। ये आप लिख सकते हैं नाम अगर लिखना चाहें तो, मुझे तो आता था तो मैंने लिख दिया। आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स। निकोटीन पैचेस आती हैं फॉर स्मोकिंग एडिक्शन, जिनको एडिक्शन होती है स्मोकिंग की, उनके लिए निकोटीन पैचेस भी आती हैं ताकि वो इनहेल करने की बजाय पैच लगा के नशा पूरा कर लें। अच्छा, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, सेम चीज़ है। आज हम जो है पढ़ेंगे, जो आज हमने कवर करना है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग कंप्लीट कर लेना है हमने। जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये हम कल पढ़ेंगे, एक ये कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और ये सारा कंप्लीट कर दूंगी मैं। जितने भी इसके सवाल होंगे या भी लिखने वाले हैं तो ये लिख के मैं इजी तरीके से लिख के सवाल आपको दूंगी, और पोसोलॉजी हम कल कंप्लीट कर देंगे इजी तरीके से। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि डोज कैसे हमने मैनेज करनी है। नर्वस सिस्टम हम थर्ड डे पर, मैंने कॉलेज से क्लासेस नहीं ली, मैंने अपने चैनल पे क्लियर लिखा हुआ है कि फार्मेसी टेक्नीशियन जो है इस चैनल को रन कर रही है, तो मैंने कॉलेज से क्लासेस नहीं ली हुई, ना ही मुझे शो करने की ज़रूरत है कि मैं कोई FCPS MRCP डॉक्टर हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक डॉक्टर से स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, क्यों स्टडी उससे कर रही हूँ? क्योंकि मैं इवनिंग में क्लिनिक में जॉब करती हूँ, तो मैं उसी से स्टडी कर लेती हूँ और सिंप्लीफाई करके खुद लिख लेती हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है अपने आप को शो करने की, ना फॉर्म डी कहने की, ना कोई डॉक्टर कहने की। जो हूँ वो हूँ, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है। जिसको पसंद आएगी मेरी वीडियोस वो देख लेगा, वो तैयारी कर लेगा। जिसको नहीं पसंद आएगी वो खुद ही तैयारी कर लेगा फिर। खैर, हमने एक्सप्लेन अब क्या करना है, हमने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन टाइप ऑफ एंट्रल रूट, सेम सवाल है। इस सवाल को वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है एग्जामिनर। वो कह सकता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखें एंट्रल रूट के। यहाँ हमने जितने भी रूट पढ़े हैं उन रूट्स के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना चाहे, अगर कोई मेरे जैसा बंदा एग्ज़ाम में लिखना चाहे जिसको शौक हो के लिख ही जाए, मैंने अपना पहला पेपर भी ऐसे ही दिया, लिख के मैंने एक्स्ट्रा शीट भी भर दी थी, तो लिख ही जाए बस बंदा, तो वो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला सेक्शन अपना ये रूट्स के अंदर डाल सकता है। ठीक है, ये मैंने अलग से इसका सवाल बना दिया है, बाज़-औक़ात अलग से सवाल भी आ जाता है। ठीक है, एंट्रल रूट के हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। एंट्रल रूट मींस गिविंग मेडिसिन थ्रू दी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने पहले पढ़ा था। अच्छा, इनकी डेफिनेशन सेम होगी, इसमें भी इंट्रोडक्शन आएगा, एडवांटेज आएगा, डिसएडवांटेज आएगा, तीन हेडिंग इसके अंदर भी आएंगी। सेम, जहाँ जहाँ लफ्ज़ सेम कर सकी मैं वहाँ अल्फाज सेम करूँगी। जहाँ मैं इंट्रोडक्शन सेम कर सकी वहाँ मैं इंट्रोडक्शन सेम करूँगी। मतलब कि इतना सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग कि ये हमें फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। एंट्रल रूट मींस गिविंग मेडिसिन थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, GIT, ये हमने पहले पढ़ लिया है। इट इंक्लूड ओरल, सबलिंगुअल, बकल एंड रेक्टल रूट्स, जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। अच्छा, यहाँ हमने सबसे पहले ओरल रूट की बात करनी। अब हमने सारे रूट, जो हमारे सारे रूट थे वो अलग अलग कर लिए हैं। पहले भी हमने अलग अलग पढ़े हैं। पहले हमने टाइप्स पढ़ी थी और अलग अलग नहीं पढ़े थे। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि वो एक रूट के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर वो एक रूट के बारे में पूछेंगे तो हमने एक ही रूट का इंट्रोडक्शन देना है, एडवांटेज देना है, डिसएडवांटेज देना है, एग्जाम्पल देनी है, फंक्शन देना है। इस तरह से हमने स्मार्ट वे में हमने तैयारी करनी है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। द ड्रग इज़ टेकन बाय माउथ इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सेफेस्ट मेथड। हाथ में इसलिए पीछे कर लेती हूँ ताकि किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सके। लिखना आप लोगों ने खुद ही है, हाथ से अपने जब तक नहीं लिखेंगे, रजिस्टर नहीं भरेंगे, तैयारी नहीं होनी। कॉमन एंड सेफेस्ट मेथड।
ड्रग इज़ टेकन थ्रू द माउथ, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये कॉमन और सेफेस्ट मेथड है। एडवांटेज इसका क्या है? ईजी एंड पेनलेस, इसमें कोई दर्द नहीं होता, टैबलेट मुंह में डाली खा ली। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, टैबलेट्स बहुत सस्ती आती हैं, कुछ बहुत महंगी भी हैं एंटीबायोटिक्स, लेकिन मोस्टली जो पैरास्टामोल है वो कोई 8-10 रुपए की गोली आ जाती है। एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, आप खुद बाई कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर ड्रग है, मतलब आप इस ड्रग को खुद ही जाके ख़रीदेंगे, आपको इजीली मिल जाएगी, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए। अगला इसका फ़ायदा ये है कि सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, कि आप जो है 4-5 दिन लगातार खा सकते हैं, लेकिन पेन किलर्स नहीं। पेन किलर्स इतनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर आपकी कोई एज़मा की मेडिसन है, अगर आपका कोई सप्लीमेंट है, तो वो आप महीना, 2 महीने, 3 महीने खा सकते हैं, जैसे आपको कोई डॉक्टर बोलेगा। अच्छा, इसका नुकसान अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। ओरल हम बात कर रहे हैं, मुंह से जो खा रहे हैं हम, नज़र आ रहे हैं? हाँ। स्लो अब्जॉर्प्शन होती है इसकी, ये पहले स्टमक में जाती है, आहिस्ता आहिस्ता तो टूटती है, फिर जो मेटाबलाइज होती है, फिर अब्जॉर्ब होती है। अब्जॉर्ब होती, सॉरी, और उसके बाद मेटाबलाइज तीसरा ऑप्शन है। हाँ, सबसे पहले ड्रग आदमी को हम माइंड में रखेंगे ना, सबसे पहले अब्जॉर्ब होती है ए, और उसके बाद डी आता है। डी किसके लिए था, मुझे खुद को भूल गया। डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद एक्सक्रीशन। ठीक है। स्लो अब्जॉर्प्शन होगी, नॉट सूटेबल इन वॉमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि जो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए सूटेबल नहीं है, वो खा नहीं सकेगा। वॉमिटिंग जिसको बार बार आ रही है उसके लिए सूटेबल नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक एसिड, मेडिसन जो है वो स्टमक एसिड डिस्ट्रॉय कर सकता है जब स्टमक में जाएगी तो। अगला हमारा आ गया सबलिंगुअल रूट, ज़ुबान के नीचे वाला, इसकी भी सेम इंट्रोडक्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम इनके होंगे सारी हेडिंग्स। सबलिंगुअल रूट में इंट्रोडक्शन, द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग वेयर इट डिजॉल्व एंड गोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड थ्रू ब्लड वेजल्स। ज़ुबान के नीचे ब्लड वेजल्स होती हैं, ये डिज़ोल्व होती है ज़ुबान के नीचे और डायरेक्टली ब्लड वेजल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। एडवांटेज इसका क्या है? फास्ट एक्शन, जल्दी आराम मिलता है, और बाईपासेस लीवर, नो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, मतलब स्टमक के अंदर नहीं जाती तो लीवर और फर्स्ट पास जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होता। गुड फॉर एमरजेंसी ड्रग, एमरजेंसी के तौर पर अगर कोई ड्रग फ़ौरन देनी हो, कुरैन प्लीज़, फ़ौरन अगर देनी हो तो उसको आप जो है ये ज़ुबान के नीचे रखवा सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है? ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल डोजेस, थोड़ी डोज जो है वो कर सकते हैं, और बिटर टेस्ट इसका हो सकता है कुछ दवाइयों का, लेकिन कंपनीज कोशिश करती हैं कि शुगर कोटिंग टैबलेट्स ही बनाएं जो उन्होंने सबलिंगुअल बनानी है, मे बी अनप्लेजेंट, और इसका टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता। पेशेंट मस्ट ओनली स्वालो द ड्रग, जो पेशेंट जो है सिर्फ स्वालो कर सकता है ड्रग को, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। आगे आ गया हमारा बक्कल रूट, वो बिटवीन द गम एंड चीक। इंट्रोडक्शन इसका आ जाएगा, द ड्रग इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू द गम एंड चीक, इट स्लोली डिजॉल्व एंड इट अब्जॉर्ब थ्रू द माउथ लाइनिंग, ये भी डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये भी फास्ट एक्शन है। एडवांटेज इसका क्या है? अवॉइड स्टमक एसिड, स्टमक एसिड एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, और स्टमक एसिड जो है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसके इफेक्ट्स को। नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब यहाँ भी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होगा लीवर में, और लॉन्गर एक्शन देन सबलिंगुअल की जगह पे ये ज़्यादा लॉन्गर एक्शन है। डिसएडवांटेजेस इसके अगर पढ़ें तो अनकम्फर्टेबल टू होल्ड द मेडिसन इन द चीक, अपनी चीक के अंदर मेडिसन को होल्ड करना ज़रा मुश्किल और अनकम्फर्टेबल हो सकता है। लिमिटेड टू द सर्टन ड्रग्स ओनली, कम ड्रग्स होती हैं जो बक्कल बनती हैं, बक्कल रूट से दी जाती हैं। स्लो ऑनसेट कंपेयर टू सबलिंगुअल की जगह पे ये स्लोली जो है काम करती है। रेक्टल रूट आ गया हमारा, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। रेक्टल रूट में होगा, द ड्रग इज़ गिवन थ्रू रेक्टम एज पोस्ट्रीज और अनीमा देते हैं उसमें कब्ज़ में। स्पोस्ट्रीज भी हाई फीवर में और कब्ज़ में दी जाती हैं बच्चों में, मोस्टली जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है।
और बड़ों को भी हुई होती है, जिनको एमरजेंसी लेकर जाना पड़ता है तो उनको तो अनीमा करते हैं, अनीमा देते हैं। यूज्ड व्हेन ऑरल रूट इज़ नॉट पॉसिबल, जब ऑरल रूट देना पॉसिबल ना हो तो ये एंड पे यूज़ करते हैं। अगर आप ऑरल मेडिसिन नहीं दे रहे तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इंजेक्टेबल्स में जाते हैं, आईवी में जाते हैं, इंट्रामस्कुलर में जाते हैं। इस रूट को जो है ना वो लास्ट पे यूज़ करते हैं। किन कुछ केसेस में इसको यूज़ भी करना पड़ जाता होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन में मैंने बताया। एडवांटेजेस के क्या है? यूज़फुल इन वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, वॉमिटिंग जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रही है उसमें और अनकॉन्शियस पेशेंट में इसको दिया जा सकता है। पार्शल अवॉइडेंस ऑफ लीवर मेटाबॉलिज्म, लीवर मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा इसमें नुकसान कम ही होता है लीवर का, लीवर में मेटाबोलाइज ये कम होती है। अच्छा, गुड फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली, बताया कि जो चिल्ड्रन है उनमें ये ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन में, और एल्डरली जो ओल्ड एज पेशेंट है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होंगे? अनकम्फर्टेबल फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए अनकम्फर्टेबल होगा मेडिसिन लेना, पेनफुल भी हो सकता है। इरिटेशन और रेक्टल म्यूकोजा, इरिटेशन भी होगी और इरेगुलर अब्जॉर्प्शन होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, टाइप्स ऑफ पेरेंटल रूट। यहाँ हमने एंट्रल रूट की टाइप्स पढ़ी थी, हर टाइप की हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। यहाँ हम पेरेंटल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ के ये वीडियो ख़त्म करेंगे। अच्छा, पेरेंटल रूट मीन गिविंग अ ड्रग बाय इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द बॉडी बाय पासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सेम पिछली वाली है। और इंट्रोडक्शन ये सेम पिछला वाला है, यहाँ इंट्रोडक्शन की हेडिंग आएगी। और इंट्रावेनस रूट, इसका सबसे पहला रूट इंट्रावेनस है, आईवी। इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका हम, द ड्रग इज़ इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन यूजिंग अ सिरिंज और ड्रिप, सेम इंट्रोडक्शन जो हमने पहले पढ़ा है। एडवांटेजेस इसके पढ़ेंगे, फास्टेस्ट एक्शन है, वर्क विद इन सेकेंड्स, इंजेक्शन बहुत जल्दी जो है इफेक्ट करता है। सूटेबल इन एमरजेंसी, से एमरजेंसी में पेशेंट की जान बचानी हो तो इंजेक्टेबल्स और आईवी दी जाती हैं, उसको आईवी दी जाती है, अभी हम आईवी की बात कर रहे हैं। कैन गिव लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग, ज़्यादा अमाउंट में ड्रग दी जा सकती है। नॉर्मल सलाइन देते हैं 500 ml, 100 ml और इवन 1000 ml नॉर्मल सलाइन भी दी जा सकती है पेशेंट को, अगर हाई उसमें आता है, वो उसको डिहाइड्रेशन में आता है पेशेंट तो। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होंगे? नीड ट्रेन पर्सन चाहिए होगा आपको, वो चाहिए होगा बंदा जिसकी पूरी ट्रेनिंग हुई हो, नर्सिंग स्टाफ जो है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और वेन डैमेज हो सकती है अगर आईवी किसी से सही नहीं लगती, और इन्फेक्शन के जो रिस्क होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और ये थोड़ा डेंजरस भी होता है। अगर आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास अगर आप अच्छे सेटअप अच्छे हॉस्पिटल में नहीं गए तो ये डेंजरस है। आपकी एक मेडिसिन है जो डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रही है, इसलिए वो डेंजरस है। अगर उसकी डोज कम ज़्यादा हो जाती है या मेडिसिन जो है वो ठीक से नहीं लगती पेशेंट को तो उसके लिए डेंजरस है, उसकी जान भी जा सकती है। कॉस्टली कंपेयर टू ओरल रूट, टैबलेट की निस्बत ये इंजेक्शन कॉस्टली होते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन जो हैं वो कॉस्टली हैं। अच्छा, इंट्रामस्कुलर आईएम रूट हम पढ़ लेते हैं। आईएम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वही जो हमने पीछे पढ़ा है। द ड्रग इज़ इंजेक्टेड टू अ मसल यूजली इन द आर्म, थाई और बटक, मतलब कि जो आपकी बाजू और थाई में और बटक में लगता है। एडवांटेज इसका, फास्टर दैन ऑरल, स्लोअर द आईवी, ये ऑरल की निस्बत ये फास्टेस्ट है, आईवी की निस्बत ये थोड़ा स्लो एक्शन है। यूज्ड फॉर ऑयली और थिक ड्रग्स, ऑयली और थिक ड्रग्स जो होती हैं वो आईएम लगाई जाती हैं और इंतहाई मुश्किल लगती हैं। अगर आप में से किसी ने आईएम इंजेक्शन ऑयल बेस लगाया है तो उसको अंदाज़ा होगा कि उसको भरना और लगाना कितना मुश्किल होता है पेशेंट को, और पेनफुल भी होता है। लॉन्गर इफेक्ट दैन आईवी, आईवी की निस्बत इसका इफेक्ट लॉन्गर रहता है क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब्जॉर्ब होता है, उसमें मसल में आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता है। डिसएडवांटेज इसका, कैन बी पेनफुल, ऑयली और थिक ड्रग कैन बी पेनफुल होती है, और वैसे भी कुछ लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उतरा निकाल देते हैं। रिस्क ऑफ नर्व एंड टिश्यू डैमेज, अगर गलत जगह पे लगा दिया तो नर्व डैमेज हो जाता है। मोस्टली जो हमारे यहाँ पर क्वैक और फार्मेसी टेक्नीशियन और बी फार्मेसी वाले जो अपनी छुपा के प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ना, वो पेशेंट के नर्व डैमेज कर देते हैं। कभी बाजू पे गलत इंजेक्शन लगा दिया, कभी थाई पे गलत लगा दिया। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम्स, मतलब लार्ज क्वांटिटी में हम आईएम नहीं दे सकते। हम आईएम की एक उसकी क्वांटिटी होती है 2 cc 3 cc,
5 cc, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं दे सकते। मोस्टली इंजेक्शन 3 cc ही आते हैं इम्प्यूल के अंदर। उसकी डोज मैनेज करके देना पड़ता है एज और बॉडी वेट के हिसाब से। अच्छा, सबकुटेनियस रूट, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। सेम वही होगा जो हमने पीछे पढ़ा। द ड्रग इज़ इंजेक्टेड अंडर द स्किन, यूजली इन द आर्म, थाई और एब्डोमेन। पेट के अंदर जो हम इंसुलिन लगाते हैं वो है। ड्रग इंजेक्टेड अंडर द स्किन, स्किन के जो स्किन से नीचे वाली लेयर में इंजेक्ट की जाती है इंसुलिन, वो है ये। थाई और आर्म में लगती है कुछ इंसुलिन जो होती हैं, वैक्सीन। एडवांटेजेस इसके क्या है? इजी टू गिव एंड लेस पेनफुल देन IM। ये देन देम लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इजी टू गिव है, आसानी से खुद भी लगा सकते हैं। इंसुलिन खुद ही लगाते हैं पेशेंट मोस्टली अपने एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में। स्लो एंड स्टेडी एब्जॉर्प्शन, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्प्शन उसकी होती है। गुड फॉर सेल्फ इंजेक्शन, मैंने जैसे कि बताया इंसुलिन लोग अपनी खुद ही लगाते हैं। सेल्फ इंजेक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसकी नीडल बहुत छोटी होती है, वो स्किन के अंदर ही रहती है, जहाँ उस मतलब सबकुटेनियस ही होती है, उसका साइज़ उसका सुई का छोटा होता है। डिसएडवांटेजेस, अगर हम डिसएडवांटेजेस पढ़ें तो नॉट सूटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग, इरिटेंट जो इरिटेट करती है ड्रग उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी गिवन, बहुत स्मॉल वॉल्यूम होता है इंसुलिन का। डोज डॉक्टर जो होते हैं वो मैनेज करके बताते हैं, फार्मासिस्ट मैनेज करके बताता है कि इतनी डोज इसकी लेनी है। स्लोअर देन IM और IV और IM की निस्बत ये स्लो रूट है। आगे आ गया इंट्राडर्मल। डर्मल में रूट, इसका इंट्रोडक्शन। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द अपर स्किन लेयर, यूजली ऑन द फोर आर्म की जो अपर लेयर है स्किन की, उसमें ये लगता है। एडवांटेज इसका क्या है? यूज फॉर टेस्टिंग एलर्जीज़ के जो टेस्ट होते हैं, पैच टेस्ट करते हैं, स्क्रैच टेस्ट करते हैं, उसके लिए ये एलर्जीज़ के टेस्ट करने के लिए इसकी टेस्ट डोज दी जाती है। इंजेक्शन स्मॉल डोज रिक्वायर्ड, छोटी सी डोज देते हैं। विजिबल रिएक्शन अपीयर्स ऑन द स्किन, फ़ौरन स्किन पे रिएक्शन अपीयर हो जाता है विजिबल। डिसएडवांटेजेस का क्या है? ओनली फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, मतलब कि सिर्फ डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए ये टेस्ट डोज दी जाती है। नीड स्किल टू गिव डायरेक्टली, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है इसको लगाने के लिए। लिमिटेड यूज़ इन ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ लिमिटेड होता है। अब आ गया हमारा अदर रूट ऑफ ड्रग। अगर कोई मुझसे गलती हो रही है इस वीडियो में तो आप काइंडली मुझे बता सकते हैं, बजाय इसके कि हेट कमेंट करें। अच्छा, इन्हेलेशन जो रूट है उसमें उसका पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। द ड्रग इज़ गिवन बाय ब्रीथिंग, सांस लेने के साथ हम, जैसे मैंने पहले बताया कि इन्हेलेशन जो रूट है वो सांस के ज़रिए हम मेडिसिन देते हैं। उसमें नेबुलाइज़र की मिसाल आप यहाँ मिसालें याद रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। ब्रीथिंग इट थ्रू द नोज़ और माउथ के थ्रू दी जाती है, यूजिंग इनहेलर्स एंड नेबुलाइज़र। एडवांटेज इसका क्या है? फास्ट एक्शन है, स्पेशली इन लंग्स के लिए ये फास्ट एक्शन है, डायरेक्टली लंग्स में ही जाएगी सांस के ज़रिए। यूज्ड इन एज़मा एंड COPD में, COPD और एज़मा में जो है वो मोस्टली यूज़ होती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज़ COPD। लेस साइड इफ़ेक्ट होते हैं ऑन द होल बॉडी, सारी बॉडी पे कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लीवर बच जाता है, हमारा स्टमक बच जाता है, और लंग्स को चाहिए जितनी मेडिसिन वो लंग्स में चली जाती है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। नीड्स प्रॉपर टेक्निक, इसकी प्रॉपर टेक्निक चाहिए। नेबुलाइज़र चाहिए। सम ड्रग में गो टू द स्टमक इफ़ swallowed, अगर कुछ ड्रग्स हम गले से स्वॉलो कर लें, कुछ इनहेलर पाउडर फॉर्म में भी आते हैं एज़मा के, अगर वो गले के ज़रिए हम स्वॉलो कर लें तो वो हमारा स्टमक डिस्टर्ब कर सकते हैं, एसिडिटी बढ़ा सकते हैं। नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स, सारी ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन लंग्स की डिजीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्टमक आपका बच जाता है। इंट्रानेज़ल रूट का हमने पहले भी पढ़ा कि नाक की जो लाइनिंग होती है उसके थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है ड्रग। द ड्रग इज़ स्प्रेड एंड ड्रॉप्ड इनसाइड द नोज़ वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द नोज़ लाइनिंग। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? क्विक एब्जॉर्प्शन है, यूज़फुल व्हेन ओरल रूट इज़ नॉट पॉसिबल, नाक के ज़रिए दवाई दे दें। कैन रीच ब्रेन डायरेक्टली इन स्मॉल केसेस में,
ब्रेन में डायरेक्टली जा सकती है दवाई। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? कैन कॉज नेज़ल इरिटेशन, इरिटेशन नाक में बहुत ज़्यादा कर सकती है क्योंकि हमारे नाक के अंदर स्किन नहीं होती। बहुत सेंसिटिव एरिया होता है नाक का। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज जो डोजेज़ होती हैं ज़्यादा डोज के लिए सूटेबल नहीं है। 1 से 2 ड्रॉप्स डाले जाते हैं नाक में सिर्फ। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इफेक्ट इसका। अच्छा, अब आ गया टॉपिकल रूट जो हमने पहले भी पढ़ा है, स्किन के ऊपर लगाने वाला इंट्रोडक्शन उसका पढ़ते हैं। द ड्रग इज़ अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन और इफेक्टेड एरिया सच एज क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स। जो जहाँ स्किन बर्न होता है या इस तरह का, मेरे जैसे ये बर्निंग हुई थी, नहीं ये मेरा खुद का ही नाखून लगा था, तो नहीं नाखून नहीं लगा, पता नहीं क्या लगा था। अगर इस तरह का कोई ज़ख्म होता है तो आप जो है ऑइंटमेंट और जेल वगैरह लगा सकते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? एक्ट्स लोकली ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर लोकली अप्लाई करते हैं इसको। इजी टू अप्लाई, आसान है इस्तेमाल करना। फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। और डिसएडवांटेजेस अगर हम पढ़ें तो ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, सिर्फ इसको एक्सटर्नल यूज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंह के अंदर या नाक के अंदर नहीं लगा सकते, आँख के अंदर नहीं लगा सकते। कैन कॉज स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी कॉज कर सकती है अगर ड्रग हमारी एक्सपायर हो चुकी हो और रूम टेम्परेचर, हाई रूम टेम्परेचर पे पड़ी हो, हाई टेम्परेचर में पड़ी हो तो उसकी फॉर्मुलेशन ख़राब हो जाती है तो वो एलर्जी कॉज कर सकती है। स्लो अब्जॉर्प्शन होती है, मतलब कि ये स्किन के ऊपर से स्लोली अब्जॉर्ब होती है। अब आ गया ट्रांसडर्मल रूट इंट्रोडक्शन। द ड्रग इज़ गिवन थ्रू स्किन पैचेस विच रिलीज मेडिसन स्लोली इनटू द ब्लड। स्किन पैचेस भी आते हैं, वेट लॉस के स्किन पैचेस भी आते हैं जो एब्डोमेन में लगा लेते हैं और वो वहाँ से रिलीज़ हो के तो लोगों का वेट लॉस करते हैं। ये मैंने देखा था कल परसों ऐड किसी की। तो स्किन पैचेस और आते हैं किसी के इंसुलिन के आते हैं डायबिटीज़ में, वो आपकी आर्म के ऊपर जो है वो फिट कर देते हैं, पैच को लगा देते हैं तो वो आपकी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल रखते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या? लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, 24 आवर पैच लगा रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व होता रहता है, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होता रहता है। कन्वीनियंट एंड पेनलेस, पेन नहीं भी होती कि पैच जो होता है वो पकड़ा और लगा लिया। अवॉइड स्टमक एंड लीवर, लीवर और स्टमक दोनों बच जाते हैं इससे। डिसएडवांटेजेस क्या है? वर्क ओनली फॉर सम ड्रग, कुछ ही दवाइयाँ होती हैं जो इस तरह से आती हैं। स्किन रिएक्शन में आकर स्किन पे रिएक्शन हो सकता है। एक्सपेंसिव कंपेयर टू टैबलेट, टैबलेट की निस्बत ये एक्सपेंसिव होते हैं। ओक्यूलर आई रूट इंट्रोडक्शन। द ड्रग इज गिवन डायरेक्टली इनटू द आईज एंड एज ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट और जेल्स। आंखों के अंदर लगाने वाले ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट जो आती हैं। एडवांटेजेस उसका क्या होता है? वर्क्स डायरेक्टली ऑन आई, आंख के अंदर डायरेक्टली काम करता है। लेस सिस्टेमिक इफेक्ट, थोड़े इफेक्ट्स उसके होते हैं। गुड फॉर आई इन्फेक्शंस और ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस हो जाए, इन्फेक्शंस हो जाए, उसके लिए बहुत बेहतर है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, फ्रीक्वेंटली डोजेज होती हैं, मतलब 1 से 2 ड्रॉप ही डालने होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ये। एक मतलब दिन में आई ड्रॉप्स आपको 2 से 3 बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। कैन कॉज आई इरिटेशन, आंखों में जलन, इरिटेशन हो सकती है। ड्रॉप्स आते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट है उनका, क्या नाम था उसका, भूल गया नाम अब मुझे। वो डालते ही बहुत ज़्यादा आंखों में इरिटेशन और जलन होना शुरू हो जाती है उन ड्रॉप से। नेक्स्ट वीडियो में अगर नाम याद आया तो ज़रूर बताऊंगी, वो आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। आसान सा नाम था, अब मुझे भूल गया। डिफ़िकल्ट फॉर सम पेशेंट्स टू अप्लाई, कुछ पेशेंट्स के लिए आंखों में अपने डालना मुश्किल हो जाता है। आगे ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फार्माकोकाइनेटिक्स। ये हम कल करेंगे, ये वाला हमने आज इसमें नहीं करना। कल का हमारा होगा फार्माकोकाइनेटिक्स ये, और पोसोलॉजी कर लेंगे कल हम। ड्रग जो है ड्रग को हम पढ़ेंगे, यंग्स फार्मूला, क्लर्क्स फार्मूला, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तो 2 लाइंस लिखी हुई हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ गया तो हमें बड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए ये पूरा मैं फार्मूला लिख के रखूँगी ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। कल हमारा ये होगा। तीसरे दिन हमारी नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपना सिलेबस जल्दी कवर कर लेंगे, डोंट वरी।